आज हम जिस किताब की समरी सुनने वाले हैं उसका नाम है टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हार्पर ली। ये कहानी सन 1933 यानी 1933 में मेकॉम नाम के एक शहर की है जो कि अलाबामा में है। स्काउट फिंच नाम की एक लड़की अपने पिता एटिकस फिंच और भाई जेम के साथ यहाँ रहती है। एटिकस फिंच की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। स्काउट करीब 6 इयर्स की है और जेम उससे लगभग 4 साल बड़ा है। एटिकस एक सफल लॉयर हैं और उनका परिवार एक खाता पीता परिवार है। यूं तो मेकॉम पर भी ग्रेट डिप्रेशन यानी कि मंदी का असर है, मगर एटिकस के परिवार पर इसका उतना अधिक असर नहीं पड़ा है। उनके साथ उनकी एक कुक और हेल्पर कैलिफोर्निया भी रहती है जो कि एक अश्वेत यानी ब्लैक महिला है। इस साल गर्मियों में दिल नाम का एक लड़का स्काउट के पड़ोस में अपनी आंट के घर रहने आता है। जल्दी ही स्काउट और जेम की दिल से अच्छी दोस्ती हो जाती है और दिल इस टिकड़ी का लीडर जैसा बन जाता है। दिल अपने पिता के बारे में बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहते हैं। स्काउट, जेम और दिल ने जो कहानियां पढ़ी हैं वे उन पर नाटक बनाकर एक्टिंग करते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। इनके घर से कुछ दूरी पर एक अजीब और डरावना सा दिखने वाला घर है जिसका नाम है रैडली प्लेस। बच्चों को लगता है कि घर के लोग थोड़े अलग से हैं। घर के मालिक है मिस्टर नेथन रैडली। नेथन के साथ उनका एक भाई भी उस घर में रहता है जिसका नाम है आर्थर। आर्थर बच्चों को बहुत इंट्रीग करता है। आर्थर को बू के नाम से भी जाना जाता है और बू कई सालों से उस घर से बाहर तक नहीं निकला है। गर्मियां खत्म होती हैं और स्काउट के स्कूल का ये पहला साल है और उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसकी टीचर कैरोलाइन को ये अच्छा नहीं लगता कि स्काउट पहले से ही बहुत कुछ जानती है जो उसे क्लास में सीखना था। तो एक तरीके से स्काउट का ज्ञानी होना यानी नॉलेजेबल होना ही उसके लिए मुसीबत बन जाता है। इसके अलावा भी क्लास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि टीचर उसे पसंद नहीं करती। जेम और स्काउट जब स्कूल से वापस लौटते हैं तो रास्ते में रैडली हाउस की प्रॉपर्टी पड़ती है और उस प्रॉपर्टी पर एक पेड़ है जिसकी खो में उन्हें छोटी छोटी चीजें मिलती हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई उनके लिए ये गिफ्ट्स वहां रखता है। फिर एक बार गर्मियां आती हैं और एक बार फिर दिल वापस रहने आ जाता है। तीनों मिलकर फिर से बू रैडली के बारे में नाटक खेलते हैं। स्काउट के फादर एटिकस को जब इसका पता चलता है तो वो बच्चों को ऐसा करने से मना करते हैं और समझाते हैं कि उन्हें इस प्रकार किसी के बारे में जाने बिना उसको जज नहीं करना चाहिए और उसके बारे में इस तरीके से नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। एटिकस के मना करने के बाद भी बच्चे नहीं मानते। अगले दिन दिल वापस जाने वाला है और उसी रात तीनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि अब रैडली प्रॉपर्टी में जाएंगे। वे वहां जाते हैं और खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। नेथन रैडली को कुछ आवाजें आती हैं तो उन आवाजों को सुनकर वो गोली चला देता है और सब बच्चे वहां से भाग निकलते हैं। ऐसे में जेम की पैंट दीवार में फंस जाती है और उसे पैंट वहीं छोड़कर आनी पड़ती है। बाद में जब वो अपनी पैंट लेने वापस जाता है तो देखता है कि उसकी फटी हुई पैंट की सिलाई की गई है, उसे मेंड किया गया है और उसके बाद उसके दीवार पर टांग दिया गया है। जब एटिकस जेम से उसकी पैंट के बारे में पूछते हैं तो दिल बहाना बनाकर टाल देता है। एक बार फिर सर्दियां लौटती हैं और स्काउट और जेम को फिर से पेड़ की खो में उपहार पड़े मिलते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि शायद ये उपहार रहस्यमयी बू रैडली ने ही रखे होंगे। एक दिन वो देखते हैं कि पेड़ के उस हिस्से को नेथन रैडली ने सीमेंट से बंद कर दिया है। नेथन कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो पेड़ मर रहा है, इसलिए उसने उस खो को बंद कर दिया। जिम और दिल की दोस्ती बढ़ती जाती है और इस बीच स्काउट अकेली पढ़ने लगती है। इसलिए स्काउट पड़ोस में रहने वाली मिसेस मॉडी एटकिंसन के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। मॉडी स्काउट को बताती है कि बू बुरा नहीं है और उसके बारे में ज्यादातर अफवाहें झूठी हैं। एक दिन मॉडी के घर में आग लग जाती है। मॉडी आग लगने पर दुखी न होकर खुश होती है क्योंकि उसे अपने घर का नक्शा पसंद नहीं होता है और वो चाहती है कि उसे दोबारा बनाया जाए। आग लगने के दौरान कोई स्काउट को एक कंबल उड़ा देता है।
स्काउट उस शख्स को देख नहीं पाती, मगर जेम को ये यकीन होता है कि ये काम बू का ही है। फिर वो अपने पिता एटिकस को पेड़ में रखे हुए उपहारों और अपनी फटी हुई पैंट्स के रिपेयर होने की बात बताता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एटिकस एक लॉयर है। एटिकस एक ब्लैक मैन यानी अश्वेत आदमी टिम रॉबिन्सन का केस लड़ने को तैयार हो जाता है। मेकॉम की व्हाइट कम्युनिटी रेसिस्ट है, यानी वो ब्लैक्स को पसंद नहीं करती है, और वो एटिकस के टिम रॉबिन्सन के केस को लड़ने की बात को भी नापसंद करती है। टिम रॉबिन्सन पर एक श्वेत महिला यानी व्हाइट वुमन मायला एवेल के रेप का आरोप है। क्योंकि एटिकस ये केस लड़ने को राजी हो जाता है, इस वजह से दूसरे बच्चे जेम और स्काउट के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहां तक कि एटिकस की बहन अलेक्जेंड्रा भी इस बात को बेहद नापसंद करती है कि वो टिम का केस लड़ रहा है। परिवार जब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा होता है तो एटिकस की बहन अलेक्जेंड्रा का पोता फ्रांसिस डिल और एटिकस के बारे में बुरे शब्द यूज करता है। स्काउट उसकी पिटाई कर देती है। एटिकस मेकॉम में रहने वाले बाकी पिताओं से बड़ी उम्र का है और उसे चश्मा भी लगा हुआ है। साथ ही साथ वो किताबें भी पढ़ता है। दूसरे बच्चों के पिता हंटिंग या फिशिंग करते हैं, यानी वो शिकार पर जाते हैं या फिर मछलियां पकड़ने जाते हैं। जेम और स्काउट्स को एम्बैरेसमेंट फील होता है, उन्हें बुरा लगता है कि उनके पिता सबसे अलग हैं। एक दिन सड़क पर एक पागल कुत्ता आ जाता है और शेरिफ हेक एटिकस को अपनी राइफल देकर कुत्ते को शूट करने को कहता है। कुत्ता काफी दूर पर होता है, फिर भी एटिकस एक ही शॉट में कुत्ते को मार गिराता है। स्काउट और जेम को सरप्राइज होता है, वो चकित रह जाते हैं कि उनके पिता का निशाना इतना अच्छा है। मॉडी एटकिंसन स्काउट को बताती है कि एटिकस को एक समय वन शॉट फिंच का टाइटल मिला हुआ था, यानी कि वो बहुत ही अच्छे शूटर थे। स्काउट को यह जानकर बहुत खुशी होती है और वह सबके साथ ये बात शेयर करना चाहती है, मगर जेम उसे रोक देता है। घर की कुक कैलिफोर्निया जेम और स्काउट को अश्वेतों के स्थानीय चर्च में ले जाती है। वहां पर बच्चे अश्वेत कम्युनिटी यानी ब्लैक पीपल से मिलते हैं। ये संप्रदाय आपस में बहुत क्लोज निट है और वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, यानी अश्वेत कम्युनिटी में बच्चों को लगभग वेलकम किया जाता है। अगली गर्मियों में एटिकस की बहन अलेक्जेंड्रा उनके साथ रहने मेकॉम्ब आती है। वो स्काउट को कुछ खास पसंद नहीं करती है और उसे एक खास तरीके से ड्रेसअप होने के लिए एडवाइस करती रहती है। डिल को उसके नए पिता के साथ रहने के लिए दूसरे शहर जाना होता है, मगर वो भागकर मेकॉम्ब आ जाता है। इधर टॉम रॉबिन्सन का केस कोर्ट में चलता है। जब उसे स्थानीय जेल में रखा जाता है तो व्हाइट कम्युनिटी उससे बहुत ज्यादा नाराज है और उसे जान से मार डालना चाहती है। एटिकस एक रात पहले लोगों की इस भीड़ का सामना करता है। जेम और स्काउट चुपचाप घर से निकल आते हैं और एटिकस के पास आ जाते हैं, उसे ज्वाइन कर लेते हैं। उसी भीड़ में एक आदमी को स्काउट पहचान लेती है। वो उससे कुछ ऐसे सवाल करती है कि वो शर्मिंदा होता है और वो भीड़ वहां से छंट जाती है। रॉबिन्सन के कोर्ट केस के दौरान बच्चे शहर के ब्लैक सिटीजन के साथ कलर्ड बालकनी में, जो कि खास तौर पर अश्वेतों के लिए होती है, उसमें बैठते हैं। एटिकस ये साबित कर देता है कि मायला एवेल और उसका पिता बॉब एवेल टॉम रॉबिन्सन पर बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे हैं। असली बात तो ये है कि मायला खुद टॉम को प्रपोज कर रही थी और उसके पिता बॉब ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया था। शर्म के कारण मायला ने सारा दोष टॉम रॉबिन्सन पर मढ़ दिया था और उस पर रेप का इल्जाम लगा दिया। एटिकस बहुत ही प्रभावशाली ढंग से ये प्रूव कर देता है कि मायला के चेहरे पर जो चोट के निशान हैं वो उसके पिता के मार के कारण है। मायला को टॉम के साथ देखकर बॉब ने न केवल उसे भद्दी गालियां दी बल्कि उसको पीटा भी था। सारी सच्चाई जानने के बाद भी व्हाइट ज्यूरी उसे ही अपराधी मानती है, यानी कि टॉम को ही अपराधी माना जाता है और उसे सजा सुना दी जाती है। टॉम ने कोई अपराध नहीं किया होता, जेल से भागने की कोशिश करता है और पुलिस की गोली से मारा जाता है।
इस दुखद घटना के बाद जेम पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और वो निराशा और अविश्वास से भर जाता है। कोर्ट के फैसले के बावजूद भी बॉब एवेल को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है। वो अब बदला लेना चाहता है। वो टॉम रॉबिन्सन की विधवा के लिए आफत पैदा करता है। जिस जज ने फैसला सुनाया था उसके घर पर हमला करता है। बाद में जब जेम और स्काउट हैलोवीन पार्टी से लौट रहे होते हैं तो वो उन पर भी अटैक करता है। उसी समय बू रैडली वहां आ जाता है और दोनों बच्चों को बचा लेता है, मगर इस दौरान वो बॉब को चाकू मार देता है जिससे बॉब की मृत्यु हो जाती है। बू घायल जेम को उठाकर एटिकस के घर लाता है। वहां शेरिफ हेक मिलते हैं और वो बू को बचाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एवेल का पैर एक पेड़ की जड़ से उलझ गया था और वो अपने ही चाकू पर गिरकर मर गया। बू एक बार फिर रैडली हाउस में चला जाता है। बाद में स्काउट को महसूस होता है, उसे लगता है कि शायद वो अब सोच सकती है कि बू की लाइफ कैसी रही होगी, और अब वो बू को एक असली इंसान समझने लगती है। स्काउट को आखिरकार ये रियलाइज हो जाता है कि बू भी आखिर एक नॉर्मल इंसान है। जब उसे ये रियलाइज होता है तो वो अपने पिता की बातों को याद करती है, उनकी एडवाइस को मानती है कि उसे लोगों के साथ सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए, और जीवन में हुए नकारात्मक एक्सपीरियंसेस यानी नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और नफरत को कभी भी अपने विश्वास के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो ये थी टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हार्पर ली की समरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आई होगी और आपके लिए ये यूजफुल रहेगी। तो ऐसे ही कहानियों के लिए, ऐसे ही समरीज के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वो किसी के काम आ सकें। अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।